उन्होंने ये नहीं बताया शेक नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करनी है, जैसे तैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन लाजिम। उस दिन डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी उन्होंने उसका हमें एक्सप्लेन किया कि भाई मैं इस आर्टिकल को यूज़ करते हुए उसके ऊपर रूलिंग देता हूँ। क्या कर दिया इन्होंने, आइन के साथ एक खिलवाड़ किया है। आप क्या नाज़रीन, सियासी स्टूडेंट के साथ मैं हूं शुएब अख्तर और ईयाका नाबुदु व ईयाका नस्ताईन की गई हुकूमत, बैगर्स के नॉट बी चूज़र्स की आई हुकूमत। क्या बनेगा पाकिस्तान का? क्या पीटीआई ने वाकई ही आइन शिकनी की? क्या हुकूमत जाने के बाद इमरान खान के साथ जो अवाम का रिएक्शन है, क्या वो इमरान खान के लिए हौसला बुलंद करने का बाइस बनेगा, या आने वाले इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ेगी? इस पे हमने बात करने के लिए बुलाया उसामा सुबहान को, और उसके साथ हैं पीटीआई को डिफेंड करने के लिए समीर मुगल साहब, और उनके साथ हैं हमेशा की तरह नून लीग को डिफेंड करने के लिए तला मसूद। मेरे साथ बैठे हैं सर। इन्होंने आर्टिकल 5 के तहत कहा कि लॉयल्टी ज़रूरी है और अमेरिका ने साजिश की है जिसकी वजह से जो हमें ना अदम एतमाद को मुस्तरद करते हैं, और उसी दिन जनाब अदालतें खुल जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेता है और पीटीआई की शामत आ जाती है। नून लीग की इतनी एफर्ट कह लें या फिर पीटीआई की बदनसीबी कह लें कि वो अदम एतमाद की डेट पड़ जाती है आगे और वो अदम एतमाद होने लगती है। इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई ही अमेरिका ने साजिश की, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो DGI SPR की सुन चुके हैं? यार क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, काफ़ी टाइम बाद मौका मिला। दूसरी बात ये शेबी, आपकी दो बातें। पहली बात, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, उसकी सारा बातचीत की, फिर आइन शिकनी की बातचीत की, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपका मेनली जो था कि अमेरिका की साजिश थी कि नहीं थी। जी हाँ। मैं उस क्वेश्चन से आने से पहले थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट पे से बताना चाहूँगा। जो उन्होंने आर्टिकल 5 के हिसाब से रूलिंग दी है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो हम पढ़ते रहते हैं। तो वो आर्टिकल 5 मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लॉयल्टी विद द स्टेट ओबीडिएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्टेट के साथ आपने वफादार रहना है और एहतराम करना है आईने पाकिस्तान का, लाजिम व मलज़ूम है उसकी पासदारी आपके लिए, ठीक है। अब फवाद चौधरी साहब ने जो 3 अप्रैल को तकरीर की थी आर्टिकल 5 की, और जो उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन की, जो उसकी तशरीह की थी, वो फुली रॉन्ग तशरीह थी, किसी तरीके से ठीक नहीं थी। फिर उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 की शिक नंबर 1 बताई थी, शिक नंबर 2 नहीं बताई थी। उन्होंने शिक नंबर 1 तो ये बताया कि लॉयल्टी विद द स्टेट, रियासत के साथ आपने वफादार रहना है। उन्होंने ये नहीं बताया, शिक नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करनी है, जैसे तैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन लाजिम है आपका, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 95 इस पर बहुत क्लियर था तरीके में एतमाद के ऊपर, ओपन एंड शट केस था आर्टिकल 95 का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर था, आप पे लाजिम व मलज़ूम था आइन के तौर के आप करते। आपको किसी तरीके से डिप्टी स्पीकर को उनकी प्रोसीडिंग की जो किताब होती है उस पर कहीं पे भी इजाज़त नहीं थी कि वो इसकी खिलाफ वर्जी कर दे। मैं आपको, आप किसी भी, मैंने उस दिन मैं जब मेरी सम ऑफ द फ्रेंड्स के साथ बातचीत हुई तो मैंने उनको भी कहा था, आप किसी भी सीनियर लॉयर से किसी भी पूछ लें कि जहाँ पे स्पीकर की प्रोसीडिंग आ जाती है और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, स्पीकर की प्रोसीडिंग रद्दी के टोकरे के बराबर की औकात नहीं है उसकी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की अहमियत होती है, तो वो उनका ओपन शट केस था, आइन शिकनी की है, उनसे हुई है अपनी हुकूमत कुछ भी बचाने के लिए। अनदर टॉपिक, दूसरी बात आ गई क्या कहते हैं साजिश की। साजिश के बाद मैं ख़त जो, ठीक है, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से आया होगा, ठीक है, जो भी उन्होंने बातें की सारी ठीक होंगी, सही है, हो गया बात। अब उसको साजिश कहना ख़त को, इस तरह के जब ये ख़त आया, खान साहब ने टोटल एम्बेसडर्स की मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। एम्बेसडर्स की मीटिंग बुला के सीनियर एम्बेसडर्स को बुला के कहा कि यार हमें बताएं कि इसका ख़त का क्या ख़त-ओ-ख़ाल है, क्या तरीके है, आप सफ़ीर हैं, आप लोग एक्सपीरियंस है इस मामलात में। तो उन्होंने कहा सर हमारे पास इस तरह के 1000 ख़त पड़े हुए हैं, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन से हमारे पास आते हैं, दूसरी तीसरी जगहों से हमारे पास आते हैं, और हम उतनी स्ट्रिक्टली तरीके से जवाब देते हैं, सही है, उतनी हम स्ट्रिक्टली तरीके से। तो इस खत को क्यों ही सामा साहब उठाया गया है? खान साहब अपने जलसे में पता है वो खत लहराते हुए नजर आते हैं। मैं वो वीडियो भी नाज़रीन आपको दिखाऊंगा कि वो जब वो लहरा रहे होते हैं कि ये खत है, और ये वो चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। मैं इस खत की और भी आपको हकीकत बता देता हूँ। ये ख़त जब आया तो ये मामला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मामला गया, सब ने बड़ी चीज़ें मारी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया, आर्मी बैठा था और चीफ आर्मी स्टाफ बैठे थे, फलां बैठे थे, फलां बैठे थे, फलां बैठे थे।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इलामी का DGISPR ने कह दिया, हम तो बहुत टाइम पहले से कह रहे थे, उन्होंने तो चलो शुक्र है कल कह दिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो क्या कहते हैं उनका इलामिया जारी हुआ, तो वो भी हुकूमत की तरफ से जारी हुआ था, उसमें कहीं पे भी साजिश का वर्ड हो, ठीक है, उन्होंने डिनाई किया था, किसी तरीके से साजिश नहीं है। फिर आपकी तसल्ली बख्शी के लिए क्या बता देता हूँ, जिससे मर्जी पूछे, अगर आपके ज़राए वहाँ तक पहुँचते हैं, ISI इसके ऊपर सर हमारी तो मेरी बात बेसिकली ये है कि हमारी तसल्ली बख्शी के लिए कुछ भी नहीं है। आप अवाम को बस बता दें कि अवाम को जो इन्होंने ट्रक की बत्ती के मगर लगाया हुआ है, अवाम को जो आपने अभी खान साहब का जलसा देखा होगा पेशावर में, क्या हाल हो चुका है। जिस दिन जलसा था, उस दिन पेशावर में था, मैं पेशावर से वापस आया उसी दिन। दूसरी बात ये कि क्या नाम है, वो ख़त ISI इंटेलिजेंस ने उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की थी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनके पास रिपोर्ट लेके गए थे। रिपोर्ट लेने जाने के तरीके में से कुछ दिन पहले रिपोर्ट लेके जाके इनको दी थी, इनको कहा था सर हमने हफ्ता लगा के पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, किसी किस्म का नहीं मिला। आपको तो असद मजीद साहब आपकी ज़मानत, लेकिन कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सर, एक मिनट बात सुन लें, वो उसमें वो कहते हैं जी कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। वो खुद डिनाई कर रहे हैं इस बात को कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, और आप किस तरह कह रहे हैं वो खत मतलब नहीं आ सकता अमेरिका की तरफ। DGISPR साहब ने कहा कि साजिश नहीं थी, मुदाखलत हुई है, ठीक है, वो दखल अंदाजी की गई है। अब आपको पता होना चाहिए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मुदाखलत और साजिश के दरमियान, ठीक है, वो खत था। क्या डिफरेंस है बता समीर साहब, वही बात आप भी बताएं कि ज़रा उसामा साहब की बात मैं टोक रहा हूँ, आप बता दें कि साजिश और मुदाखलत में कितना सा फ़र्क है, थोड़ा सा बताओ। देखिए, अगर हम साजिश और मुदाखलत को अगर हम देखें तो इसमें हमें कोई खासा फ़र्क नहीं नज़र आता। साजिश एक पूरी प्लानिंग के तहत चलती है, और मुदाखलत ये होती है कि आप किसी को अपने ऑर्डर्स दे के आप किसी को उसकी मूवमेंट चाह रहे हो कि ये हमारे इधर मूवमेंट हो। और अगर बात की जाए तो उस दिन डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी, उन्होंने उसका हमें एक्सप्लेन किया कि भाई मैं इस आर्टिकल को यूज़ करते हुए उसके ऊपर रूलिंग देता हूँ, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ की रूलिंग दी, और बाद में उन्होंने ये कोर्ट में किया। यार एक मिनट स्टॉप करना ज़रा। कोर्ट के हालात में आपको बता देता हूँ, 5 दिन हेयरिंग चली, ठीक है, हमने प्रॉपर उस हेयरिंग को सुना, प्रॉपर उसको देखा, ठीक है, उसके साथ चले, उसको देखते रहे। 5 दिन हेयरिंग चली, उस 5 दिनों या 4-5 दिनों में एक दिन भी PTI का कोई भी सीनियर से सीनियर लॉयर, नईम बुखारी साहब मेरे सर तपा मेरे उस्ताद मोहतरम है, ठीक है, सारे बहुत टॉप के लॉयर से वहाँ पे जो सेटिंग थे, कोई भी डिफेंडिंग नहीं कर पाया, एक भी आर्टिकल आपकी रूलिंग के वो क्या कहते हैं ना बिहाफ पे नहीं दे पाया, कुछ भी नहीं दे पाया। लेकिन आप इतने चंगे थे। डिप्टी स्पीकर साहब ने जब रूलिंग दी है तो डिप्टी स्पीकर साहब के पास ये अथॉरिटी थी कि वो रूलिंग दे सकते थे, उन्होंने एज अथॉरिटी उन्होंने अथॉरिटेरियन उन्होंने ये रूलिंग दी इसके ऊपर। और देखें, वो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट जाता हूँ कि जो पार्लियामेंट के काम है उनको अदालत को उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सर एक मिनट मैं आप दोनों की बात टोक रहा हूँ, आप दोनों की बात टोक रहा हूँ। सर पार्लियामेंट ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट? सर पास होने मेरी, सर मेरी बात के जस्ट आंसर करते हैं, पार्लियामेंट ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट? सर किसी और लाइन देखें, बात को किधर और ना लेके जाएं। सर मैंने आपको समीर ने बात की, ठीक है, मैंने आपको तभी कह देता स्पीकर रूलिंग देता अपनी प्रोसीडिंग के मुताबिक, ठीक है, अपनी प्रोसीजर किताब के मुताबिक। उसके जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाजिया होता है वहाँ पे प्रोसीजर की किताब की कोई अहमियत नहीं रहती। आप देखें, बच्चे ना बने, ठीक है, जिससे मर्जी मैं आपको कह रहा हूँ, आप पूछ लें, ठीक है, आप रेफ़र कर लें, पूछ लें, जहाँ पे क्लियर होता है वहाँ पे क्लियर होती चीज़ है। ये बड़ी क्लियर है, एक चीज़ वाजिया थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उनके साथ मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद ना होता, कोई दूसरा तीसरा मामला होता, फिर स्पीकर रूलिंग देता। और दूसरी बात ये सर, स्पीकर रूलिंग देने का मतलब ये नहीं है कि स्पीकर आइन की जितनी मर्जी धज्जियाँ उड़ा दे वो ठीक है, स्पीकर रूलिंग चाहिए। और किस वजह से आपकी हुकूमत अना की वजह से बचाने, यार शुएब हम कितने टाइम से शो कर रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम से हम बीइंग इकोनॉमिस्ट हर तरीके से क्या किया है 4 सालों में। मतलब मैं अगर तो बताने आज आपने इकोनॉमी का क्या बेड़ा आपने इकोनॉमी का बेड़ा तबाह कर दिया, आपने महंगाई की शरह कहाँ से कहाँ ले गए, आप कर्जों को कहाँ से कहाँ ले गए, आपने 60% आपको एक बात नाज़रीन, PTI की वफाद हुकूमत है जो 22,000 अरब डॉलर कौमी खजाने में जोड़कर जा रही है। बात करते हैं तो हमें कहा जाता है, जब हम पहले बात करते थे, ठीक है, हमें कहा जाता है आप PTI फॉलोअर हैं, आप PTI की वो करते हैं, ठीक है, आज कहते हैं तो आप कहते हैं PTM वाले। यार हम सिर्फ मामलात को, सिचुएशन को समझ के, बीइंग अ जर्नलिस्ट, देख के यार जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच है, ठीक है वो ठीक है, सही है। वो अगर उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें उतारा होता, हम सबसे पहले खिलाफ होते, चले किसी साजिश के थ्रू उतारा होता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बात ये मान सकते हैं कि भाईजान कोई साजिश हुई है, क्या कोई ऐसा सीन हुआ है? यार देखें,
जब एक बंदे को उसको एक आईनी तरीके से तारा गया तो वो अपने जलसों में आजकल के कौन सा ऐसा आईनी तरीका के पहले आप जो है वो जिस दिन रूलिंग देता स्पीकर उस दिन आपकी होशो आवाज गायब हो रूलिंग जाती है। देखे बात सुने उसी दिन संडे वाले दिन आपके सारे वो आ जाते हैं। नजरीन मैं पीटीआई को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग बात करते हैं काश हम जो बात करते हैं इस पे अमल भी कर सकें। सो मैं अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ वापस आता आप ज़रा मुझे टाइम दे दें 2 मिनट के लिए। देखे जिस दिन था ना 3 तारीख थी उस दिन वो स्पीकर जॉनसन है उसने जिस तरह रोलिंग दी है ऐसे जैसे उसके ऊपर कोई प्रेशर होता है जल्दी जल्दी वो बोल रहा है। पता नहीं उसे कोई जिसके ऊपर से कोई उसे प्रेशर पा रहा है कि उसने जल्दी जल्दी बोला है तो उस पर आप उस दिन फ़ौरन से अटॉर्नी जनरल ने भी उस दिन इस्तीफ़ा दे दिया है उसकी रूलिंग के बाद। उसने कहा इन्होंने ये क्या किया है तो सीधी नहीं थी उसने अटॉर्नी जनरल ने उसने क्या कि पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने आइन के साथ एक खिलवाड़ किया है। आप कहते हैं कि एक बस की तरफ वापस अब्दुल्ला साहब एक बंदे को बचाने की खातर आपने पूरे आइन को नुकरे वो कहते नहीं नुकरे लगा दिया है। सर आप इनको अपना माइक दीजिएगा। समीर साहब की तरफ आते हैं। समीर साहब आपके सामने जैसे तलहा ने कहा और जैसे उसामा भाई बोले हैं क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई पीटीआई के साथ ऐसा हुआ है इनकी कोई भी टांग सीधी नहीं है हर तरफ से इनको मुश्किलात का सामना है। नहीं देखिए मुश्किलात का सामना माजरत के साथ एक चीज़ एडिंग कर लें। DGI-SPR की कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। DGI-SPR ने कॉन्फ्रेंस में एक बात बड़ी वाज़ेह की थी हम तो काफ़ी टाइम से लगे थे लोग मानते नहीं थे। वो ये बात थी कि क्या नाम है हमसे अमेरिका ने एक भी अड्डे का कोना भी नहीं उन्होंने मांगा। आपने एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं तो एब्सोल्युटली नॉट आप एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं और जैसे ही ये बात बड़ी उठाई गई थी किस तरीके से किस तरह से आपने हमें सुना क्या बात नहीं आपने हुकूमत को क्रिकेट मैच समझा हुआ था कि मैं अगर कीपर को कुछ कहूंगा तो वो थर्ड मैन तक बात नहीं जाएगी। नहीं देखें आपकी जो पहली बात है मैं तलहा भाई की बात को पकड़ के बात करता हूँ कि आइन को किसी जगह पे मनसूख नहीं किया गया ना आइन को तोड़ा गया। क्यों नहीं तोड़ा ठीक है आइन को बिल्कुल भी तोड़ा नहीं गया। उसके ऊपर स्पीकर साहब ने अपनी एक बात वाज़ेह करके उन्होंने रूलिंग दी है इस चीज के ऊपर बकायदा तौर पे। अगर उनका आइन सही होता ना अगर रूलिंग सही होती तो सर मुशर्रफ साहब पे किस चीज़ का केस है? और दूसरी बात है मैं वो मुशर्रफ साहब पे किस चीज़ का केस है मुझे बता दें। मुशर्रफ साहब पे किस चीज़ का केस है? और मुशर्रफ साहब के ऊपर आइन की तो ही किस आर्टिकल का केस है? किस आर्टिकल का केस है मुशर्रफ साहब के ऊपर अदारी का किस आर्टिकल केस है मुझे सर आप बता वो उन्होंने मतलब मुल्क के अंदर जो मार्शल लॉ नाफिज किया है वो मतलब आर्टिकल 6 का केस है। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर बाय एनफोर्समेंटली किसी ने भी अपनी आज़ादारी के लिए अपनी अना के लिए अपने आप बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तोड़ा वो गद्दार है वो हाई ट्रीजन और वो है वो केस उनके ऊपर आर्टिकल 6 का। ये तो आप पे मेहरबानी की सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन आपको बचा दिया कुछ नहीं कहा क्योंकि फिर मामला अनस्टेबल हो जाए। चले देखिए पाकिस्तान की और दूसरी बात मैं करता चलूँ जो शुएब भाई ने कहा है कि हमने क्रिकेट मैच समझा हुआ है। देखें कोई क्रिकेट मैच नहीं समझा हुआ। जो क्रिकेट खेली गई वो कप्तान है। बात सुन ले आप कह रहे हैं कि मैं कप्तान हूँ मेरे एतवार के भी प्लान है मेरे अगले दिन के भी प्लान है मैं ऐसे कर दूंगा मेरे पत्ते ये हैं वो हैं। सर मैंने एज ए मतलब समझ ले के एनालाइज करने के तौर पे जब मैंने जितनी भी पीटीआई की हुकूमत देखी है मैंने 4 सालों में एक ही वर्ड सुना है हमारा कप्तान है हमारा फलां बात एक यार थी कप्तान हूँ मैं ऐसे कर दूंगा मैं ऐसे। सर आपने कभी भी कहा कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ मैं ऐसे लेके चलूंगा? नहीं देखें उन्होंने हमेशा से कप्तान के तौर पर ही लीड किया चाहे वो एक टीम है लेकिन वो एज अ कप्तान ही इस कौम को लीड करते रहे हैं। आईसीसी की टीम है ये आईसीसी की टीम नहीं ये कौमी टीम को लेके चलते रहे हैं जिसमें मुल्की मफाद अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम बात करें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इससे पहले किसी ने वाज़ेह तौर पे किसी पूरी दुनिया के सामने नहीं रखी जो कि अब हमें देखने को मिली। इस चीज़ का ये इन लोगों को इतराफ़ करना चाहिए कि जो हम लोगों ने इधर अच्छे काम किए। और अगर हम देखा जाए तो मुसलसल मतलब कि अचानक आते हैं वो रशिया से रूस के दौरे से वापस आता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें और वो वापस आते हैं उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद हमारी स्टार्ट होती है। और प्राइम मिनिस्टर को इसी दफ़ा क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी कि भाई हम इसके अंदर वो खत लेके आए। इसमें अंडरस्टूड सी बात उन्हें वो खत रिसीव हुआ जिसके अंदर उनकी जान को खतरा था जो उन्हें बतलाया गया जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को भी बतलाया गया। इसी तरह हम देखें उन्होंने मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात की उसके बाद ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। जिस तरह OIC का उन्होंने 2 महीने में 2 इजलास बुलवाए। इस तरह भुट्टो साहब ने मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात की थी लेकिन उन्हें भी इसी तरह साइड में कर दिया गया था इक़्तिदार से।
तो ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहा है कि जब भी किसी ने आगे आपके मुल्क के मफाद में बात किया तो उसे हमेशा से पीछे की। पीटीआई की हुकूमत गई, इमरान खान साहब आप सिर्फ पावर शो कर सकते हैं साफ अल्फाज में। नहीं, पावर शो एक उनके साथ अब तमाम लोग उनके साथ कौमी मैंडेट अवामी मैंडेट देख रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन अवामी मैंडेट देख रहे हैं कि अवाम किस तरह उनके साथ निकल रही है, उनके साथ जा रही है। सर 17 में भी आपने इसी तरह जलसे किए थे, आपके जलसे में पाँव धरने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन आपने लास्ट पे क्या किया, आपने आजाद उम्मीदवार अपने साथ मिलाए। लेकिन नोटों को लेकर जहांगीर के जहाजों के थ्री और पैसे दे क्यों नहीं, आपने हाथियों को साथ लिया, हुकूमत बनाई, ठीक है सब कुछ। आते हैं हुकूमत की तरफ जनाब, 11 जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं। उसामा साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या 11 जमातों में ये अजीब सा इत्तेफाक देखने को मुझे मिला है कि शहबाज शरीफ के अलावा कोई और वज़ीर आज़म के काबिल नहीं था। भी आपने पूछा 11 जमातों का इत्तेहाद था। देखिए बात सुने, जो भी कहे, बट इट इज़ अ ग्रेट प्लानिंग ऑफ बिलावल भुट्टो। मैं इस चीज़ को मेरे पास बिलावल भुट्टो नहीं नाम लेना, मेरे पास प्लानिंग, मेरे पास की दलील है। बात सुनो, दलील तो आपके पास बिल्कुल है, पूछा है ना मुझसे, आप सीधा नाम लेना। बिलावल भुट्टो कौन है? बिलावल भुट्टो पर्ची के बगैर से तकरीर नहीं करता। सर मेरी बात सुने, एक मिनट। हाँ आज आप तारीफें कर रहे हैं, ये ऑन मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, बिलावल भुट्टो के मैंने इसलिए बात की, देखें ये बहुत बड़ा दिल की बात होती है कि आप अपने मुखालिफ को वज़रात आला का ओहदा दे दें, ठीक है, वज़रात उस्मा का वज़ीर आज़म उसे बना दें, ठीक है। उसके 2-3 इंटरव्यू से इफ़ यू अंडर एस्टिमेट, आपने उसे अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है, मुख्तलिफ मामलात में उसे कुछ नहीं समझा। उसने प्लानिंग करके सबको इत्तेहाद में लेकर आए, सबको मुत्तहद किए। ये पीढ़ियाँ बहुत टाइम पहले से लगी हुई थी, लेकिन कोलिशन नहीं था। लेकिन कोलिशन क्यों नहीं थी? कोलिशन इसलिए नहीं थी कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन इक़्तिदार संभालेगा, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी। बिकॉज क्यों कुर्बानी उन्होंने दी? वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करते हैं। पीपल्स पार्टी साहब जितने भी इख्तिलाफ करें, जितना कुछ करें, ठीक है, वो खुले दिल के बंदे हैं। दे दिया उन्होंने शहबाज शरीफ को, कर लो, आप तो शुक्र करें, ठीक है। जावेद चौधरी साहब की मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी, उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब अक्लमंद होते तो शुक्र खुद इस्तीफ़ा दे के उनको दे के जाते। उसकी वजह ये है जितनी इन्होंने 4 सालों में चीखें मारी हैं, इन्हें भी आगे 1.5 साल हुकूमत करने दे। चलें, हुकूमत आ गई, 23 अरब डॉलर का खसारा बजट के अंदर, इन्हें भी ज़रा बजट बनाने दें, ज़रा इन्हें भी पापड़ बेलने दें, ज़रा इन्हें पता है कैसे रिलीफ मिलता है। सर वो हुकूमत आ गई, आते सार ही तलहा साहब ये माइक आपकी नज़र हुआ, आते सार ही आप पहले दिन तकरीर करते हैं, जी तनख्वाहें बढ़ा दी जी, पेंशनें बढ़ा दी, और अगले दिन ही आप इस बात से मुकर जाते हैं। ये देखें दिखाएं कि जब आज कौन को ना आईना दिखा देंगे, आप करना क्या चाहते हैं? देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त, ये जितने भी आते हैं ना वज़ीर, इन्होंने उस वक्त कोई ना कोई सियासी जैसे कि आप कह लें कि जज्बाती तौर पर कर दी। जिस तरह इमरान खान साहब आया कि मैं 90 दिन में मुल्क से करप्शन ख़त्म कर दूंगा, कि इधर से आज क्या मैं ताज़ा बात बताता हूँ, अभी आप बताएं, मैं भी बताऊं। इधर से अभी एक कल से मैं ना देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे ये भाई जोन से हैं, ये भी जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ये जी फलानी चीज़ की बढ़ गई। तो मैंने जब देखा बाद में टीवी, तो उसमें जोन के ओबरा ने दी थी ना समरी, कोई 80 रुपये या तकरीबन 183, उसको वज़ीर आज़म साहब ने मुस्तरद कर दिया। 30-35 की मंजूर करें? नहीं, 30-35 की नहीं। उन्होंने कहा कि मैं हमने जितना हो सके ना हमारे पास से हम आवाम को इंशाल्लाह रिलीफ देंगे। जो इन्होंने कर दिया ना, बजट नहीं है शुएब साहब, जो इनकी शुएब साहब 150 सर देखें, शुएब साहब जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया ना, तो मैं कहता हूँ खुदारा के 1.5 साल में वो ठीक हो जाए ना, तो बहुत मैं अपने रब का शुक्र अदा करूँगा। 1 साल में ठीक हो सकता है। देखिए हमारी कोशिश है, हम 1.5 साल में उसको पूरा जिधर से 2018 में जिधर से ये है था, जितनी ये महंगाई जिधर से हम छोड़ के गए थे, दोबारा से इंशाल्लाह हम इसे वापस लेकर आए। लेकिन इन्होंने जो कर दिया ना मुल्क के साथ, वो मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी से उसे सस्टेनेबल कर सकें। रही बात, और आज समीर को आप माइक दीजिएगा, वापस समीर की तरफ आते हैं। तलहा साहब, समीर साहब ये कह रहे हैं 1.5 साल में मुल्क को वहीं वापस लाएंगे, जबकि कल की आपने देखा कि घी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो क्या इधर मैं क्या आपसे बात है, मेरी तरफ थोड़ी सा मेरी इजाज़त दे दें। जी ज़रूर बोलिएगा।
आजकल ना मेरे जोन से ना भाई पीटीआई के वो हमें बता रहे हैं कि आज घी की कीमत बढ़ गई, आज ये फलानी चीज़ की कीमत बढ़ गई। 4 सालों में क्या ये लोग नेपाल के जंगलों में थे जो कि अब इन्हें होश आ गया कि उठे आएंगे, या ये कोमा में चले गए थे तो इन्हें पता नहीं था। उस वक्त हम इन्हें कहते घी बढ़ गया, वो जी आलमी मंडी, हम इन्हें कहते थे आज ही वो आलमी मंडी। ठीक है समीर भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। आज वो आलमी मंडी कहाँ गई है? आज हमारी दफ़ा वो आलमी मंडी नहीं, यहाँ क्या वो 4 सालों के लिए आई थी? यार आपने वो जुमला सुना, आपका कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। नहीं यार ये गैर ये गैर इखलाकी वर्ड है, लेकिन ये तो इसी तरह ही है। साहब आइंदा जरा ना उसामा साहब इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी अखलाकियात एक तरफ है और हमारी सियासत एक तरफ है बिल्कुल। और ये वर्ड क्या ये हुकूमत 1.5 साल में वापस ला पाएगी? नहीं देखें, 1.5 साल का ये जो टाइम है ये बहुत थोड़ा टाइम है, और वो भी उनके लिए जो एक पीडीएम बनी है। ये पीडीएम नहीं, ये पीडीडीएम है। अच्छा, ये पीडीडीएम है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी डिनायल अलायंस है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने जमहूरियत को एक साइड पे इस तरह रखा है कि जिस तरह हम अपने पॉकेट से कोई पेज निकाल के फेंकते हैं, इन्होंने जमहूरियत को सिर्फ एक खेल बना के रख दिया। और अगर 1.5 साल के टाइम में देखा जाए, हम उनकी वजारतों पे भी, हम 1.5 साल के अंदर कीमतों में या मुल्क की तरक्की की अगर हम बात करें, वो हमें नज़र नहीं आएगी इस 1.5 साल के अंदर, सवाए इस चीज़ के कि इक़्तिदार की लड़ाई के लिए। अच्छा, हमें ये वजारतें चाहिए, हमें वो वजारतें चाहिए, क्योंकि जितना इनके अंदर अलायंस बन के इन्होंने बनाया ना, ये एक बहुत मुश्किल काम है कि ये मुल्क की मफाद के पेज पे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, अगर हमें मुल्क की तो आने वाला वक्त में समीर साहब आप मुझे माइक दीजिएगा, मैं लास्ट पे यही बात करना चाहूँगा कि उसामा साहब और आप दोनों भाइयों से भी मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है? उसामा साहब, पहली बात ये है, जो नई हुकूमत आई है, ठीक है, ये चोरों की, डाकुओं की, मैं कहता हूँ सबसे बुरों की हुकूमत है। ठीक है, कुछ इन्होंने पीछे किया, सब कुछ बुरा, सब कुछ ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन सर कुछ सियासत भी होती है, कुछ पॉलिटिक्स होती है, कुछ पॉलिटिक्स को देखकर मामला चलाए जाते हैं। सही है, आने वाला दौर आने वाला दौर मैं थोड़ा सा बताइए। आप पूछ रहे थे, आपकी महंगाई की शरह 1% गिर चुकी हुई है, अभी मैं करंटली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी डॉलर की कीमत 190 से 180 हो चुकी हुई है। वो नहीं आपने, सही है, और भी दूसरी बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन सोन इसको इसी तरह। ठीक है, और दूसरी चीज़ें बाकी रह गई। आने वाला वक्त कैसा होगा? आने वाला वक्त याद रखें, जब इन लोगों ने फैसला कर लिया ना कि हमने चलना है साथ, ठीक है, इन्होंने डिसाइड अब कर लिया कि हमें चलना है साथ। ये तो पहले भी होता रहा है, ये पहले भी होता रहा है, ज़्यादा नहीं चलेंगे। मैं इधर आपकी बात को ये ज़्यादा नहीं चलेंगे, मैं इधर एग्री करता हूँ, ज़्यादा नहीं चलेंगे। ये हर पीडीएम में नून लीग भी चाहती है, पीपल्स पार्टी, दोनों को ये पता है ज़्यादातर हम साथ नहीं जा सकते, किसी तरीके से भी नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन 6-7 महीने जब तक इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में नहीं आती कि वो इलेक्शन ना करवा सके। ठीक है, उन्होंने दिसंबर का टाइमलाइन दिया हुआ है, उन्होंने हल्का बंदियाँ करनी है, मामलात करने हैं। जब वो अपने तरीके से दुरुस्त हो जाएंगे, ये लोग इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बाकी रहेगी खान साहब की बात। ठीक है, अपोजिशन नहीं रहेगी तो आप दिसंबर तक कैसे पहुँचे? वो अपोजिशन सर अपोजिशन खान साहब ने कब पार्लियामेंट की ओपोजिशन किया? मुझे बता दें, खान साहब ने कब पार्लियामेंट की ओपोजिशन की? खान साहब ने हमेशा रोडों की ओपोजिशन की है। वो अपनी असल जगह पे गए हैं, वो अपनी असल जगह पे गए हैं, उन्होंने सारी जिंदगी रोडों की ओपोजिशन की है। वो माहिर है उस चीज की पार्टी है, माहिर है उस चीज के। वो उधर ही गए हैं, वो प्यार मोहब्बत उधर चले गए। बहुत शुक्रिया। जिधर उन्होंने मफाद अपनी वजारत आला के लिए, उधर आज भी उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हुए। जिधर उन्हें पता 2/3 मेजोरिटी देना के भी में इस्तीफे, छो हुकूमत छोड़े आपने। वो भी हो जाता है। जिधर आपको पता है लड्डू मिलने खाने के लिए, जिधर आपको पता है लड्डू मिलने खाने के लिए, तला साहब आने वाला वक्त कैसा होगा आपकी हुकूमत का? ये देखें कि पहली बात है ना, खान साहब ने ना हमें, सर मैं मेरी बात सुने, मेरी एक बात वाइंड अप कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है। मैं आपको सिर्फ बात को ख़त्म करने का कह रहा हूँ कि आने वाला वक्त हुकूमत का कैसा होगा? देखें कि हुकूमत को जिस तरह से चैलेंजिंग का सामना इस नाअहल हुकूमत ने दे दिया था ना, उसकी वजह से ना हमें बहुत सारे जो से ना एक अब कह लें टास्क हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह ताला आपने देखा होगा कि शबाशी साहब जब पंजाब के वज़ीर आला बने थे ना 2008 में, तो 2010 में जिस तरह से सैलाब आया था ना, वो पूरी कौम ने देखा किस तरह से हमने डेंगू का हमला हो या सैलाब हो, उसको किस तरह से हमने जो किया था ना उसे ख़त्म किया था। यानी कि वो सब पूरी दुनिया शबाशी साहब की तारीफ़ करती है। जिस तरह हमने पंजाब को बदला है, उसी तरह ही हमने इस पाकिस्तान को पूरे को बदलना है। जो एक एडिशनल क्वेश्चन ले लें,
मिशन क्वेश्चन ये ले लें कि ये तारीखी जो वाक़यात है ये तो खान साहब हमें हर तकरीर में आके सुनाते थे। ये नहीं बताते कि मेरा लाए अमल क्या, मैंने करना क्या है। लाए अमल बता दें हमें, मतलब हम जानना चाहते हैं कि क्या करेंगे शहबाज शरीफ साहब। बड़े कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर, हमने बड़ा सुना उनके बारे में। अब मिल जाए उन्हें वज़ारत आलम, क्या क्या चमत्कार देखेंगे उनके बड़े बड़े बूटों के। देखें बूटों के, आप लोग शहबाज शरीफ साहब को बार करते थे बड़े बड़े बूट और ऐसे उंगली हिलाते हैं। ये जो उंगली थी ना, इससे पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी चलती थी। अच्छा, और यानी कि आप बात सुने मेरी, आप यानी ठीक है बात करें, मैं बता रहा हूँ फिर मैं आपको मैं आपको वाइंड अप की तरफ आ रहा हूँ। अमल क्या है? हम लोगों ने ये देखे कि कल से वज़ीर आज़म हाउस जो उनसे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब अभी वजारत अलग उन्होंने हल्फ उठाया और दूसरे दिन वज़ीर आज़म सॉरी मेरे वजारत ज़ुमा का हल्फ उठाया, तो दूसरे दिन ही 8 बजे वो अपने ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने जो सी 2 छुट्टियां थी ना, हफ्ता और इतवार की, उन्होंने कहा 1 छुट्टी होगी बस, काम काम। यानी कि हमने मुल्क की जो सी इन्होंने रेल को पटरी से ऊपर उतार दिया था, हमने उसे फिर से उस रेल की पटरी के ऊपर चढ़ाना है। हम मुल्क को सीधी सिमट की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आने वाला वक्त हुकूमत क्या करेगी पाकिस्तान? देखें, आने वाले वक्त में मुझे तो ये मुल्क आपका डूबता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई गई, ना ही उसके लिए बनाई जाएगी। जितना हम लोगों ने मिल के, मैं वही बात करूँगा, जितना हम लोगों ने मिल के इत्तेहाद बना लिया है, ये लोग एक पेज पे इकट्ठा होने वाले नहीं, ये एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले लोग हैं। ये इनके बयानी हैं, तो ये इनके बयानियों के मुताबिक ये एक पेज पर इस मुल्क की मफाद के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सिर्फ अपनी वजारतों, अपनी सीटों के मफाद के लिए आए हैं, जिसके लिए इन्होंने इत्तेहाद बनाया और वो जीत चुके हैं और वो हमारे सामने है। ना ही आइंदा इलेक्शन में इकट्ठे नज़र आएंगे। और बात रही कि आने वाले वक्त की, तो आप देखें इंशाल्लाह हमारे सामने है पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए हम दुआ गो हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। तो हमें ये अभी हालात सुधरते हुए कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। जो कि एक गवर्नमेंट बैठी हुई थी, वो एक प्रॉपर तौर पे से कामकारी से चला रही थी, इन्हें चाहिए था कि उसे वक्त दे। देखिए हम लोगों ने मैं आपकी बातों को टोक रहा हूं, चला रही थी कि 3 करोड़ में डिप्टी कमिश्नर नहीं, देखिए 3 करोड़ में हम ये बात करें, हमने 70 करोड़ में सेनेटर्स भी रखे थे। ये बातें हॉर्स ट्रेडिंग जो सिंध हाउस में मंडी लगी है, उसे हम दूर समझते हैं। वहाँ पे जमीनों की मंडियाँ लगी थी, वहाँ पे जमीनों की बात सुन ले। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया और आपने एनालाइज जो किया था वो आप लोगों ने शेयर किया। नाज़रीन, अब देखते हैं कि पंजाब का वज़ीर-ए-आला कौन बनता है। हमजा शहबाज या परवेज़ लाई, पाकिस्तान और पंजाब की आने वाले दिनों में किस्मत कैसी होगी, इंशाल्लाह इस पर भी एक शो रिकॉर्ड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।